नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट एमसीक्यूज के बारे में। और ये जो है आपके सिलेबस में है, चैप्टर 10 जो है चयन परीक्षा का, उसमें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो एक ही चैप्टर में जो है मतलब 4 चैप्टर घुसे हुए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपके जो टेस्ट सीरीज़ के जो वीडियो बनेंगे वो भी बहुत सारे बनेंगे और पीडीएफ भी आपको सेंड की जाएगी। जिन साथियों ने कोर्स ले रखा है, ऑलरेडी फुली कोर्स ले रखा है, उनको टेस्ट सीरीज़ का कोर्स अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए टेस्ट सीरीज़ का जो चैप्टर अलग से मैंने जो है उसी कोर्स में बना रखा है, वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड की जाएगी। कई साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर जो है प्लीज़ हमें टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवा दीजिए, क्योंकि कोर्स हम ले नहीं सकते हैं, हमने दूसरी जगह से कोर्स ले लिया है और हम सेटिस्फाई नहीं है सर, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं सर, प्लीज़ थोड़ी फीस कम कर दीजिए। कई सारे जो है मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। तो पहले तो प्लान नहीं था टेस्ट सीरीज़ अलग से लॉन्च करने का, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट आई, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, तो उसके कारण मैंने सोचा कि क्यों ना सभी का भला किया जाए। तो फिर जो है टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं और उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा जिन्होंने जो है कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाए, वहाँ से टेस्ट सीरीज़ से उनके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। लगभग टेस्ट सीरीज़ पर जो है 50 मतलब 50 से ऊपर जो है वीडियो अपलोड किए जाएंगे और जो जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो जो पीडीएफ सामने आएगी उसी पीडीएफ को जो है व्हाट्सएप पर सेंड की जाएगी। तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन ऑप्शन को वीडियो के माध्यम से समझ भी सकते हैं। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। तो जो भी साथी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं वो जो है एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स परचेस कर ले, टेस्ट सीरीज़ वाला। और कोर्स परचेस करने के बाद हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, स्क्रीनशॉट भेज दे कि हमने कोर्स परचेस कर लिया है। हम आप उनको जो है पीडीएफ सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर ही। अगर एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का नाम है धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स प्रो, अगर वो प्ले स्टोर पर ना मिले तो आपको जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स परचेस कीजिएगा और व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे। व्हाट्सअप नंबर भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, व्हाट्सअप नंबर और एप्लीकेशन की लिंक। ओके, तो चलो आज ही इसी ट्रांजिशन एलिमेंट के एमसीक्यू समझते हैं विद कॉन्सेप्ट के कि एग्ज़ाम में हमें कैसे सोचना है कि किसका आंसर क्या होगा। अब साहब आपके सामने पहला ही क्वेश्चन हाजिर है। पहला क्वेश्चन ये है कि साहब जो डेल टी और डेल ज़ीरो में क्या संबंध है। डेल टी रिप्रेजेंट करता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो है विपाटन ऊर्जा है, स्प्लिटिंग एनर्जी है, और डेल जीरो जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए विपाटन ऊर्जा है। इन दोनों में रिलेशन क्या है? क्या फर्स्ट वाला रिलेशन है डेल टी इक्वल 4/9 डेल जीरो, टी बोले तो टेट्राहेड्रल, ओ है मतलब ओ है ना, डेल जीरो मतलब डेल ओ, यूँ भी कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्या ये रिलेशन है डेल जीरो इक्वल 4/9 डेल टी? क्या तीसरा वाला रिलेशन है डेल टी इक्वल 2/5 डेल जीरो? क्या चौथा वाला ऑप्शन है डेल टी इक्वल 2/3 डेल जीरो? कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। पहला वाला ऑप्शन डेल टी इक्वल 4/9 डेल ज़ीरो, पहला वाला ऑप्शन सही है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, टेट्राहेड्रल बोले तो चतुष्फलकी है। ओके, तो 10 डी क्यू किसके लिए बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल इक्वल 4/9 10 डी क्यू, 4/9 10 डी क्यू ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफलकी के लिए, ऑक्टाहेड्रल। या ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डेल टी बराबर 4/9 डेल ज़ीरो इक्वल 0.45 डेल ज़ीरो भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिलेशन है इनमें। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, डेल टी इक्वल 4/9 डेल ज़ीरो। आगे बात करें किस वैज्ञानिक ने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने CFT का उपयोग धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को समझाने में सर्वप्रथम किया? तो इसका क्या वेन ब्लैक है, ऑर्जल है, पॉलिंग है या स्लेटर है? तो इसका सही ऑप्शन है वेन ब्लैक।
वेन ने CFT का उपयोग धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को समझाने के लिए सबसे पहले किया था। चलिए अगला है आपके सामने हाजिर, CuNH3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको सेंट्रल एटम का जो है एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और लिगेंड की प्रकृति मालूम होना चाहिए कि लिगेंड कैसा है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। साहब अपने को मालूम है कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन तो 3d7 4s2 अपन लिखते हैं। जब CO3+ का आप लिखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो लिख दिया अपनों ने 3d6 4s0। साहब 3d6 बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। एस आगे पड़ा हुआ है, पी भी आगे खाली पड़ा हुआ है। जब लिगेंड के संपर्क में आता है मेटल, तो उस कंडीशन में इनके इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी साहब, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो गई साहब, करवा दी अपनों ने, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये एस आगे खाली पड़ा हुआ है, पी आगे खाली पड़ा हुआ है। इनमें जो है किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो खाली ऑर्बिटल हैं इनमें अमोनिया के इलेक्ट्रॉन आके बैठेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, ये पहले प्रैक्टिस करवा चुके हैं वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन में। ओके यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है साहब, मुझे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो CuNH3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। तो पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको निकालने रहेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगो ही बनेगो। आगे चला, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंड है, कक्षक युक्त अणु है, ऑर्बिटल युक्त अणु है, ठीक है। लिगेंड क्या है, कक्षक युक्त अणु है कि CFT के अकॉर्डिंग। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड बंध कैसा होता है, ध्यान रखना CFT के अकॉर्डिंग धातु लिगेंड के बीच का बंध को क्या माना है साहब, पूर्ण आयनिक माना, फुल्ली आयनिक माना है इसको। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है ना, क्या माना, पूर्ण आयनिक। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफल की संकुलों में कम ऊर्जा वाले कक्षक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जब d ऑर्बिटल का विपाटन होता है, d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं साहब, ठीक है। और 5 जो होते हैं उनका विपाटन होता तो किस में होता है साहब, T2G और EG में होता है। तो T2G नीचे रहते हैं और EG ऊपर रहते हैं, तो T2G की एनर्जी क्या होती है, कम होती है साहब। तो कम ऊर्जा वाले कक्षक कौन से होते हैं, T2G, याद रहेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र CFT के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFAC है। याद रखना 18 क्वेश्चन बने ही बने, तो सबसे ज़्यादा जो है स्क्वायर प्लेनर समतल वर्गाकार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है CFAC, फिर ऑक्टाहेड्रल की, और फिर होती है चतुष्फल की है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, समतल वर्गाकार। स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर होता है अष्टफलकी की, और फिर होता है चतुष्फलकी की। तो इसकी ज़्यादा, फिर ये वाला क्रम हो जाएगा, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो क्या होगा, CFAC दोनों से क्या होगी, कम होगी। तो टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिख, दोनों से क्या होगी, कम। अब सर्वाधिक CFAC वाली ज्यामिति वापस आ गया, तो समतल वर्गाकार, स्क्वायर प्लेनर। ओके चलिए, समतल वर्गाकार ज्यामिति में ऊर्जा तल होते हैं। तो समतल वर्गाकार ज्यामिति में, स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति में ऊर्जा तल कितने होते हैं साहब, 4 ऊर्जा तल होते हैं, 4 एनर्जी लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब, एक तो है DYZ DZX, दूसरा तल है DZ स्क्वायर, ठीक है साहब। अगला है DXY और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। तो 4 एनर्जी तल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास हाजिर, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्थायीकरण ऊर्जा है। D9 के लिए देखा साहब, D9 ऑक्टाहेड्रल है ना, तो नीचे साहब T2G है ना, ऊपर कहीं है EG है, ये EG। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भर दी अपनों ने साहब, ठीक है। यहाँ पे इसमें दे रखा है DQ में, तो नीचे वाले के लिए क्या होता है, एनर्जी -6 DQ होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ऊपर वाले के लिए -4 DQ, सॉरी -4 DQ, और ऊपर वालों के लिए कितना होगा,
-4 dq और ऊपर वालों के लिए +6 dq। तो कितने ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है इस लेवल से, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 6 12 6 3 18, तो 18। और इधर कितने हैं साहब, 24, 4 छंग 24, 24 हो रहे हैं, तो -24 तो कितना आ जाएगा आपके पास, -24 + 18 -6 dq। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 6 dq आंसर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो कि D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अष्टफल की संकुल में स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी, -6 dq। चले आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रबलतम लिगेंड है, तो अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी पड़ेगी। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, किसको माना है साहब, CO को माना है। CO को क्या माना है साहब, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबसे प्रबलतम लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को। धातु आयन के लिए 10 dq की गणना करने के लिए प्रयुक्त कारक कौन सा है, कौन सा फैक्टर है 10 dq की गणना करने के लिए, तो धातु आयन में जो 10 dq की गणना करने के लिए जो फैक्टर होता है उसको कहते हैं जी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जी फैक्टर कहते हैं। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में युग्मन ऊर्जा होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड है साहब और D8 है, ठीक है साहब, तो D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो T2G तो नीचे आएगा और EG कहाँ पर आएंगे, ऊपर आएंगे साहब, ठीक है। हाँ साहब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भर दिए, ऑक्टाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है इस कारण से, ओके। और 1 2 यहाँ पे, तो क्या पूछा है इसमें, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी होगी, तो जितने पेयर होंगे उतनी ही पेयरिंग एनर्जी होगी। तो इसमें तो मेरे को कितने पेयर दिख रहे हैं, 3 पेयर दिख रहे हैं, तो 3p लिखेंगे। कितने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3p लिखेंगे। 3p इज द राइट आंसर। अगला है D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए प्रबल क्षेत्र में अष्टफल की ज्यामिति में इलेक्ट्रॉन युग्मन हो गया 3p। चतुष्फल की ज्यामिति, टेट्राहेड्रल ज्यामिति, टेट्राहेड्रल ज्यामिति अष्टफल की विकृत ज्यामिति है। चतुष्कोणीय ज्यामिति अष्टफल की विकृत ज्यामिति है। विकृति में वृद्धि निम्न कक्षक की ऊर्जा कम करती है। कौन से कक्षक की ऊर्जा कम, जब डिस्टोर्शन होता है, विकृति होती है, तो कौन से कक्षक की ऊर्जा कम होती है, तो साहब dz² की एनर्जी कम होती है। किसकी एनर्जी कम होती है, dz² की एनर्जी कम होती है सबसे पहले। चलिए याद रखना है किसकी, dz² की। जैसे जैसे विकृति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे dz² ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। Cu2+ धातु आयन में, Cu2+, तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है साहब, 3d10 4s1, और Cu2+ है तो 3d9 है साहब, और d9 कॉन्फ़िगरेशन है तो साहब डिस्टोर्शन शो हो गई होगा, धातु आयन जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो धातु आयन की अष्टफल की विकृति किस प्रभाव के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है, तो ये जो स्पष्ट करेंगे किसके द्वारा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के द्वारा। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूरा मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर फ्री बना रखा है, तो यहाँ इसके लिए क्या आएगा, जॉन टेलर प्रभाव आएगा। Cu2+ धातु आयन की अष्टफल की विकृति किस प्रभाव के द्वारा स्पष्ट की जाती है, तो जॉन टेलर प्रभाव के द्वारा, ओके। अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन होता तो नो डिस्टॉर्शन होता, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। CFAC को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से साहब, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, धातु आयन की प्रकृति बिल्कुल साहब
प्रभावित करेगी, लिगेंड की प्रकृति भी प्रभावित करेगी, ज्यामिति भी प्रभावित करेगी। तो इसका सही ऑप्शन आएगा सभी। और मैक्सिमम मैंने कई क्वेश्चन देखे और जिनमें सभी वाला आता है उनमें सभी वाला सही होता है, और कोई नहीं वाला हमेशा गलत ही होता है। तो सभी वाला। 10 DQ का शुद्ध मान ज्ञात करने का सूत्र है। आपको 10 DQ का शुद्ध मान ज्ञात करना है, तो इसका शुद्ध मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए डेल ज़ीरो इक्वल एफ लिगेंड इंटू जी आयन, इस फार्मूले से जो है आप इसको 10 DQ का प्योर वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। चलिए, यदि P का मान 10 DQ से अधिक है, पेयरिंग एनर्जी का मान याद रखना, पेयरिंग एनर्जी का मान 10 DQ से अधिक है, तो आपको प्रबल क्षेत्र मिलेगा, संकुल जो है प्रबल क्षेत्र वाला मिलेगा, दुर्बल क्षेत्र वाला मिलेगा, या युग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला मिलेगा, या कोई नहीं। तो जब जब पेयरिंग एनर्जी का मान कम होगा, पेयरिंग एनर्जी का मान कम हो जाएगा, वैसे वैसे आपको क्या मिल जाएगा भैया? अधिक होगा, है ना। जैसे जैसे पेयरिंग एनर्जी का मान अधिक होगा, वैसे वैसे क्या मिलेगा आपको? दुर्बल क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? दुर्बल क्षेत्र मिलेगा। याद रखना है, यदि पेयरिंग एनर्जी P का मान 10 DQ से अधिक होता है तो प्राप्त संकुल क्या होगा? दुर्बल क्षेत्र वाला होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने का सूत्र क्या है? म्यू इक्वल अंडरवुड n इंटू n+2, जहाँ n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये वाला फार्मूला है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। बताइए, इसका समचतुष्फल की ज्यामिति में 10 DQ का मान 3 है, तो अष्टफल की ज्यामिति के सापेक्ष यह कितना होगा? बताइए साहब इसका सही आंसर। अभी अपनों ने समचतुष्फल की ज्यामिति के लिए डेल टी के लिए क्या लिखा था साहब? यूज लिखे तो नहीं, डेल टी बराबर 4/9 डेल जीरो ये लिखा था। तो इसका मान कितना मान रहे अपन? 3, और इसका नाम मान कितना मान रहे? 4/9। तो 3 बराबर, इसकी जगह 3 गुणित 4/9 कर दो, तो 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? 4/3। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही आएगा। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च चक्रण संकुल है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है नाम है? उच्च चक्रण संकुल। क्या COF63 माइनस है? क्या CONH363 प्लस है? क्या FeCN64 माइनस है? या फिर COF63 माइनस है? अब यहाँ पे मालूम होना चाहिए ना अपने को कि कौन सा उच्च चक्रण है ना कौन सा निम्न चक्रण है। होता क्या है कि सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो है ही है। तो ये है साहब, डी है इनर डी, और ये है फिर एस, और ये है पी। एक कंडीशन ये क्या होती है कि एक तो ये एस हो गया, ये पी हो गया, और ये एक आउटर डी हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये 4s है, ये 4p है, और ये है 4d है, मेरी बात सुनना, ये 3d है, ये 4s है, और ये है साहब 4p है। तो अंदर वाले को तो कह रहे अपन इनर, और बाहर वाले को कह रहे अपन आउटर। आउटर, और अगर आउटर में जा रहे इलेक्ट्रॉन तो उसको उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं, और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन आ रहे तो उसको कहते हैं निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे साहब COF6 जो है, CO जो है, फ्लोरीन जो है विक फील्ड लिगेंड है। तो CO का जो CO3+ कॉन्फ़िगरेशन आ रहा साहब, CO3+। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3d6 4s0। ओके, तो 3d6 में डी में ये इलेक्ट्रॉन भर दिया साहब, 1 2 3 4 5 6, ये 4s है आगे, फिर 4p भी है, फिर 4d भी है। तो फ्लोरीन भाई साहब क्या करेंगे कि इनकी पेयरिंग ना करवाते हुए आगे वाले में रुक जाएंगे। गरीब आदमी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे रोकोगे वहाँ रुक जाएगा। तो इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आउटर वाले डी में जा रहे हैं, मतलब समझ गए हो ना। तो कौन सा ये हो गया हाइब्रिडेशन, कौन सा हो गया इसमें? sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, और उच्च चक्रण संकुल होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा।
तो कुछ समझ में आए कॉन्सेप्ट यहाँ से? तो ये अपनों ने 20-21 क्वेश्चन किए विद कॉन्सेप्ट के। इसी तरह से हम जो है सभी टॉपिक के विद कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, ताकि इससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। ठीक है, एक एक के साथ में कई कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। अपन किसी कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं तो माइंड जो है कहीं का कहीं चला जाता है, और केमिस्ट्री में इमेजिनेशन होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन होगा उतना अच्छा से आप केमिस्ट्री सीख पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि अपन सोच रहे हैं यही सोच रहे हैं, कहीं का कहीं माइंड ले जाके वापस लाना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ होती है, इमेज इमेज बनाना पड़ती है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।